लाल बाबू जी। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का दिन शनिवार है, अतः इस दिन हम लोग समसामयिक विषय पर बात करते हैं। आज हमने वोट चोरी या कहें कि चुनाव में धांधली जो आजकल सुर्खियां बटोर रहा है, उस विषय पर बात करेंगे। यह विषय समसामयिक है और साथ ही साथ यह भारतीय चुनाव प्रणाली से भी जुड़ा हुआ है। इस विषय पर चर्चा आवश्यक है, क्योंकि हमारी संस्था जिस विषय पर बात करती है वह है संवैधानिक। और यह जो विवाद है, प्रकरण है, यह सीधे तौर पर संविधान से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं विवाद पर। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक दावा पेश किया कि 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ और 2024 में जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, तब चुनाव में धांधली हुई, यानी वोट चोरी की गई। उसमें इस बात पर बल दिया गया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त वोटर दिखाए गए। जब राहुल गांधी ने यह दावा पेश किया, पहले तो इस पे उतना ध्यान नहीं गया, लेकिन जब वो इस बात पे अड़े रहे, तब इस देश का मीडिया और जो बाकी संस्थान हैं, इस पे ध्यान दिया। चुनाव आयोग इस मामले में आया। चुनाव आयोग ने इस दावे को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, और अगर राहुल गांधी जांच चाहते हैं तो पहले वह अफिडेविट दे। उसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि सबूत तो आपके पास है, सबूत देना आपका काम है। तब चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि हम जांच तभी करेंगे जब आप अफिडेविट देंगे, शपथ पत्र देंगे। वहां पे बात आई गई हो गई। चुनाव आयोग ने बाद में एक वक्तव्य जारी किया जिसमें कहा कि जब इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो हम 45 दिन के भीतर, अगर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है, कोई क्लेम नहीं करता है, तो हम उसका जो सीसीटीवी फुटेज है उसको हम रीड कर देते हैं। इसके पीछे उसने कारण बताया कि यह सुरक्षा कारणों से होता है। अब बात यह आती है कि आखिर चुनाव आयोग 45 दिनों के बाद जब सीसीटीवी फुटेज जारी कर देती है, तो यह अपने आप में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि
अगर धांधली का अंदेशा हो या बाद में बात पता लगे तो उसकी जांच कैसे होगी, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, यह जो मुद्दा है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हुआ होगा। हम देखते हैं, जब बिहार में एसआईआर चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो जो बिहार के सीमांत जिले हैं, जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार, यहाँ पर देखा गया कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में अधिक वोटर हैं, सरप्लस हैं, या इस तरह की चीजें हमेशा होती हैं। यह भी यह भी देखा जाता है कि जो इन लोगों की मृत्यु हो जाती है, या जो लोग कहीं और अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, उनके भी नाम वोटर लिस्ट में रहते हैं। इससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है। देखिए, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। वोटर लिस्ट को अपडेट करना, यह काम चुनाव आयोग का है, और यह इसकी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि राहुल गांधी ने जो दावा पेश किया वह सही हो, क्योंकि चुनाव आयोग से चूक हो सकती है, और यह चूक हम सही नहीं कह सकते। अब बात आती है कि जब हम चुनाव आयोग से प्रश्न करते हैं, तो चुनाव आयोग ने एक बात और कहा। उसने कहा, जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, कि आपका जो बूथ स्तर पे जो मैनेजमेंट है वह सही नहीं है। इसके उल्टा जो भाजपा है, उसका जो बूथ मैनेजमेंट है वह सही है। वह वोटर लिस्ट पर अच्छी नजर रखता है, आप नहीं रखते हैं। और यह बात साबित भी हुई है कि कांग्रेस का जो बूथ मैनेजमेंट है वह पिछले कुछ कुछ चुनावों में अच्छा नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि विपक्षी पार्टी, खासकर कांग्रेस को, अपना जो बूथ मैनेजमेंट है उसे सही करना चाहिए। इसके अलावे चुनाव आयोग को भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और अगर इस तरह की विसंगति आती है तो उसे दूर करना ही चाहिए। जो आज की चर्चा है, जो विषय है, मैंने उसको आप सबके सामने रखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो विषय है उसको मैंने आप सबके सामने अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करें।
माता प्रसाद जी, मोहन गुप्ता जी, आज तो राकेश जी जुड़े हैं। राकेश जी कुछ रखना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा इस विषय को थोड़ा सा मैं भी रख देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक संवैधानिक निकाय माना गया है, और साथ ही साथ एक स्वतंत्र जो है निकाय माना गया है। दूसरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया का जो चीफ होता है, वो चीफ जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही वो चुना जाता है। और बाकी के जो स्टेट्स में जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ जो जो रहता है उसके द्वारा चुने जाते हैं। एक तो है कि ये एक स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है, और चूंकि यह कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा चुना गया है, तो कोई धांधली होती है या कुछ इस प्रकार की कार्य की चीजें होती हैं तो इस पर जो है आप अगर आर्टिकल 324 को देखेंगे तो उसके अनुसार आप सीधे सीधे चुनाव आयोग पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं या एफआईआर भी नहीं कर सकते हैं। एफआईआर का भी प्रोविजन नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उसको कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, और वो शक्तियां सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि वह देश में किसी भी पार्टी से या किसी सत्ता पक्ष से या विपक्ष से बिना प्रभावित हुए एक निष्पक्ष चुनाव को जो है प्रक्रिया को पूर्ण करा सके। तो इसलिए जो है उसे विधायिका से एक अलग रखा गया है। साथ ही साथ मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जब हम पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो ये पार्टी सिस्टम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्य के जो कार्यपालिक अधिकार हैं उन्हीं कार्यपालिक अधिकारों में से दिया गया है कि वो जो है पार्टी सिस्टम को जो है अप्रूव करता है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया के लिए जो है संवैधानिक निकाय का निर्माण किया गया है, तो चंडीगढ़ में जो चुनाव में हमने देखा कि चंडीगढ़ चुनाव में भी जो है वहां पर कुछ जो है गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। लेकिन सीधे सीधे कहा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जब आप प्रश्न उठाते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ इस तरह का जो है डेटा होना चाहिए, या फिर अगर वो ये कहते हैं कि नहीं आप एफिडेविट पर हस्ताक्षर करके दीजिए, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि आपने एफिडेविट पर हस्ताक्षर करके दे दिए और आपके बाद झूठ सिद्ध होती है, तो फिर आपके खिलाफ जो है उल्टी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, लेकिन जब विपक्ष से कोई एफिडेविट मांगा जा रहा है तो विपक्ष जो है एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर विपक्ष कितना ठीक है और कितना गलत है, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। यदि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि आपके आरोप सही हैं, तो फिर जो है आपको एफिडेविट देने में क्या समस्या है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में ट्रांसपेरेंसी की एक प्रॉब्लम तो है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ व्यक्ति के मर गया, उसके बाद अगर आप उसका नाम नहीं कटाते हैं तो वो चलता रहता है। और कोई संशोधन कराना है या कोई व्यक्ति अपना एड्रेस चेंज करता है तो 45 डेज का जो जो टाइमलाइन है कि इतना टाइम लगता है कुछ किसी अपडेट करने में, डेटा को, एड्रेस हो या नेम हो या फोटो हो, तो उसको करेक्शंस करने में भी उन लोगों को कुछ टाइमलाइन लगता है। इसी बीच अगर कोई व्यक्ति कोई किसी दूसरे एड्रेस पर चले जाता है, या फिर जैसे एक घटना हुई कि एक ही कमरे में 80 लोगों के नाम जो है रजिस्टर्ड थे, तो वो 80 लोगों के नाम किस तरह से थे, तो वो सभी किराएदार थे, वहां आते थे जाते थे, और जो किराएदार आते थे एक साथ 5 आए 10 आए, लोगों ने अपना वहीं का वोटर आईडी का वो दे दिया, एड्रेस दे दिया कि क्योंकि वहीं रह रहे थे तो उन्होंने वहीं का एड्रेस दे दिया। अब वो लोग क्या होता है वहां से 6 महीने साल भर काम किए, क्योंकि मजदूरी जो हम मजदूरों की देखते हैं, तो जो प्रवासी मजदूर हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो सेशन बेस्ड ही आते हैं, 2-3 महीने आए, 4 महीने अपना काम किए, लेकिन आते हैं और वो फिर जब उनका काम अपने लोकल प्लेस में चलता है, नेटिव प्लेस में चलता है, तो वहां से वो वापस हो जाते हैं। तो अब इस डेटा को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए और कैसे टाइमली अपडेट किया जाए, वो एक मैनेजमेंट का विषय है, एक चुनौती का विषय है। कई बार क्या होता है कि जो है एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया और आपने उसके डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तब तक जो है
उसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं है कि वो व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है, या फिर किसी व्यक्ति ने एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे चेंज कर लिया, तो वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं बन पाता है। कई बार क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का दो दो अलग जगह पर वोटर आईडी कार्ड होता है। मैं और दूसरों का क्या बताऊं, मैं खुद का बताऊं तो मेरा वोटर आईडी कार्ड जो है वो उत्तराखंड का भी है और मेरा बिहार का बना हुआ है। तो आप लोगों के सामने दोनों सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ। और लास्ट में मुझे अपना वोटर आईडी कार्ड जो है बिहार का वो कैंसिल करवाना पड़ा, मुझे खुद जाकर करके कैंसिल करवाना पड़ा। अब ये किस तरह से बन गया मेरे को जानकारी भी नहीं है, कि मैं तो यहीं रहता हूँ गांव में। लोग गए और वहां उन्होंने उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा और उन्होंने ले आकर के बनवा दिया। लेकिन जब मैं वहां जाता हूँ तो मेरा वहां भी एक वोटर आईडी कार्ड रहता है जिसको मुझे कैंसिल कराना पड़ा। तो ऐसे ही कई लोग हैं जो इधर से उधर जाते हैं और उन लोगों का वोटर आईडी कार्ड जो है वो जो एड्रेस चेंज नहीं होता है तो वो डुप्लीकेट हो जाती है, दूसरे एड्रेस का आ गया। या नेम सेम रहेगा, आपकी एज सेम रहेगी, एड्रेस चेंज हो गया। या फिर कुछ ऐसे मामले आ गए जहाँ पर फोटो जो है ब्लर आ जा रही है। तो वहां पर भी जो है थोड़ा सा चुनाव आयोग को मुझे लगता है कि एक सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। इससे अधिक कुछ नहीं है। ये नीयत का मामला नहीं है कि चुनाव आयोग की नीयत खराब है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो भारत में चल रही है तो 60-70 सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो हम टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करें, तकनीकी का कैसे प्रयोग हो, और जो लोग जा रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो डेटा अपना अपडेट कराएं। क्योंकि बेसिकली मैं ऋषिकेश से हूँ और आज मैं ऋषिकेश से चले जाऊँ, अपने गांव चले जाऊँ और मैं किसी को कोई जानकारी ना दूं, तो जाहिर सी बात है मैं जहाँ जाऊंगा वहां भी मैं अपने नाम पर जो है अपना वोट डाल सकता हूँ। तो डुप्लीकेसी को कैसे रोका जाए, बट मुझे लगता है ये इंटेंशनल तो नहीं है। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं या विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ये पहले भी हुआ करता था। इस प्रक्रिया को सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें सत्ता पक्ष की और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों की साठगांठ कह दी जा रही है। मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ साठगांठ का कोई विषय नहीं है। ये सीधा सीधा एक टेक्निकल ब्लंडर है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया की खामी है और प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए सत्ता पक्ष को घेरना या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर प्रश्न चिन्ह उठा देना, और आप इतने ही संतुष्ट हैं आप अपने दावों के साथ, तो फिर आप एफिडेविट फाइल करिए। आपका एफिडेविट फाइल ना करना, हस्ताक्षर करके ना लिखित में देना, ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं जो है आप फेक डेटा को, यानी कि कुछ जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है उसको आप जो है स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है वास्तव में। इसमें सत्ता पक्ष को देखा जाए और चुनाव प्रक्रिया, ये जो चुनाव आयोग है, मुझे लगता है चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वो सत्ता पक्ष के साथ नहीं है, वो विपक्ष के साथ नहीं है। क्योंकि अगर इस आधार पर देखेंगे तो फिर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है वो विपक्ष की भी सरकारें बनी है, तो वहां वोट चोरी नहीं होता है। कर्नाटक में वोट चोरी नहीं हो रहा है, राजस्थान में वोट चोरी नहीं होगा, वहां ईवीएम भी खराब नहीं होती है। आखिर क्या कारण है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जा रही है वहीं पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जा रहा है। तो एक राजनीतिक समीकरण से अधिक कुछ नहीं दिखाई देता है। केवल और केवल जो है कुछ टेक्निकल ब्लंडर्स हैं, कुछ तकनीकी का अभाव है, कुछ डेटा अपडेट नहीं हो पाया, उसी को इतना बड़ा इश्यू बनाया गया और आंकड़े जो है वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाए दिखाए गए, फॉल्स आंकड़े दिखाए गए। और उसके लिए जो है किसी तरह का कोई एफिडेविट सबमिट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है विपक्ष की भूमिका भी बहुत ठीक नहीं दिखाई देती है। मुझे लगता है तकनीकी में सुधार के साथ ठीक किया जा सकता है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएं। मंगला प्रसाद जी, मोहन गुप्ता जी, पवनजय जी। हेलो। जी बताइए आदरणीय। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय रखा गया है वो वोट चोरी का एक विषय है। उस पर जो है तो आज की चर्चा रखी गई है। और प्रतिपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं
इलेक्शन कमेटी और वर्तमान जो सरकार है उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर अब वोट चोरी करके और विपक्ष को सत्ता में आने नहीं दिए, उनको रोक दिया। तो हम लोग जब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो ये चीज देखते हैं कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग होता था तो हम लोग तो अपने क्षेत्र में, जो देहात क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, उस समय मतलब कितनी अनैतिकता और कितनी जो है सो दबंगई और बूथ कैप्चरिंग और कई प्रकार की होती थी ये सारी कांग्रेस की सत्ता में, जिसको कि कुछ कहना ही नहीं है। जीपों में भरकर हथियारों के साथ और पूरा देहात के छात्र पंचायत के पंचायत जो है सो, वो बहुत उस समय का स्थिति तो। लेकिन आज जब वोटिंग मशीन के द्वारा वोट हो रहा है तो ये तो एक राजनीतिक प्रोपगंडा है, माहौल बनाने का है कि कुछ इस प्रकार का एक माहौल बने कि पूरे राष्ट्र में जो है सत्ता के विपक्ष में एक स्टंट खड़ा हो जाए और इसकी जो है छवि धूमिल हो जाए और प्रतिपक्ष जो है सो सत्ता में आ जाए। ये राजनीतिक छोड़ के कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत सतर्कता से वोटिंग करा रही है, निष्पक्षता से करा रही है। इसका प्रमाण स्वयं देखने को मिलता है कि आखिर अगर 303 सीट था 2019 में, अब आज अगर 240 सीट है, तो अगर निर्वाचन आयोग और सत्ताधारी पार्टी अगर मिली रहती तो 400 पार रहता। और कितना नियम कानून कहां से कहां चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये प्रत्यक्ष जो है प्रमाण है कि इलेक्शन कमेटी अलग अपना स्वतंत्र कार्य करती है ईमानदारी से, और जो सत्ता पक्ष में भी बैठा हुआ जो पार्टी है वो भी बूथ कैप्चरिंग या किसी प्रकार से नाजायज से सरकार जो है अगर नहीं बना रही है। अगर हम देखते हैं कि अगर उस प्रकार का रहता कि सारा इलेक्शन कमेटी के ही हाथ में रहता तो ममता बनर्जी का सरकार कैसे बनता, हिमाचल में कांग्रेस का सरकार कैसे बनता, पंजाब में कैसे आपका सरकार बन जाता, कैसे कर्नाटक में सरकार बन जाता उनका, स्टालिन का उधर सरकार। तो ये सारी चीजें जो है कहने की बात है और दुष्प्रचार करने की बात है। कोई भी अभी जो है सकारात्मक चर्चा संसद में या किसी प्रकार का नहीं है। अगर कुछ भी काम करती है, राम सेतु झूठा है, राम मंदिर झूठा है, बालाकोट झूठा है, सुप्रीम कोर्ट झूठा है। अरे भैया सब कुछ झूठा है तो आप क्या कर रहे हो? और सब झूठा ही है तो भाई पब्लिक तो आपको भी तो ये करती। हम जब देखते हैं इस बात को तो जब वोटिंग होता है और जो ये दो जगह वोट का है
तो हर एक पार्टी के जो बीएलओ जो आजकल नियुक्त रहता है, उनको कहा जाता है कि वार्ड में है, आप जितने भी, अगर कोई पलायन कर गया है या आगे किसी का देहावसान हो गया है या कोई 18 वर्ष पार कर गया है, तो उसको जुड़वाइए और नाम कटवाइए। घर घर बीएलओ जाता है। और ये हर एक पार्टी के जो है सो बीएलओ अलग से रहते हैं, जिनका कि वो ड्यूटी रहता है, लेकिन अपना अपना वोट जो है उसको बचाने के लिए बीएलओ को भी मत भ्रमित इन्हीं पार्टी के लोग करते हैं। तो आप कैसे इलेक्शन कमेटी का जो सुप्रीम है कोनो आ जाएगा हर एक जगह? वैसा तो नहीं हो सकता है। काम करने वाले तो यही कांग्रेस के ही या इनके ही नियुक्त किए हुए सब अधिकारी कर्मचारी हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो कुछ न कुछ जो है तो कहीं न कहीं मिस्टेक है, तो उसको सुधरते भी रहता है। हर एक इलेक्शन में सुधार होता है, नाम कटते हैं, जुड़ते हैं। इसके बाद जब वोटिंग होती है, वहां भी हर एक पार्टी के दो दो ठे एजेंट बैठे रहते हैं कि किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो। जहां पर गिनती होता है वहां पर भी रहते हैं। अब हर एक बूथ का अलग अलग जो है डाटा मिलता है, कितना जैसे आप क्लियरेंस चाहते हैं। इसके बाद में जो है कोई किसी का भी भाई अपना मंतव्य है, कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन इतनी आज जो है राष्ट्रपति है या सर्वोच्च न्यायालय है, प्रधानमंत्री है, वही निर्वाचन आयोग है, यही सब सर्वोच्च संस्था है। अगर सब यही झूठा हो जाए, अब इसी पर हर एक व्यक्ति अभिव्यक्ति के अधिकार पर अगर ब्लेम उठाने लगे, तो कहाँ रहेगी सरकार? विदेश जो है अलग, आपकी बढ़ती हुई जो शक्ति है, विकास की जो शक्ति है, आप जो तीसरी शक्ति बनने वाले हैं, वो सारे जो है वो काढ़र के तरह नजर गड़ाए हुए हैं कि कैसे इसको धसोड़ा जाए। और उसका सहयोग जो है, जितने भी विपक्ष के पार्टी है, वो तो उनकी सारी जो है सो बातें सामने कई प्रकार की जो है साजिश में मिले हुए इन लोग रचे हुए वो आ रही है। तो इस प्रकार की है सब। और ये सारी जो है व्यवस्था अभी ठीक चल रही है, किसी पर कोई ब्लेम देन करने की उसको आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस प्रकार से अविश्वास अगर हर एक चीज पर करेंगे, तो इतनी बड़ी देश और इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी संस्था, ये कोई मामूली चीज नहीं है। घर को बढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन एक बार 2 साल 4 साल 5 साल लग करके तो एक इमारत बनता है। लेकिन अगर बुलडोजर लगा दिया जाए तो एक दिन में 10 घंटा में जो है उसको नेस्तनाबूद कर देता है। तो इसी प्रकार की जो मानसिकता है, और ये सब राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक दाव पेच है, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक है, मेरे को तो यही समझ में आता है। बाकी साथी जो हैं और भी चिंतक मंथक हैं, जो इस पर और चिंतन किए होंगे तो अपनी विचार को रखेंगे तो और स्पष्टता आएगी। धन्यवाद। जी आदरणीय, बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमः जी सभी को। धन्यवाद, बताइए। धन्यवाद। बताइए मंगला प्रसाद जी। हाँ, वोट चोरी या चुनाव धांधली का जो आज जो चर्चा है, तो वोट चोरी जैसा आज के आधुनिकतम प्रारूप में तो संभव नहीं है कि वोट की हेराफेरी की जाए।
वस्तुतः यह जो है कि जो मत पत्र में होती है उसमें हेरा फेरी धांधली संभव है और है भी है, इसमें कोई गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन वोट चोरी का जो नाम दिया गया है इसलिए कि जनता का ब्रेन वॉश किया जाए, उस्काया जाए, भड़काया जाए, उनको वोट चोरी का नाम दिया गया है। और मतपत्र में गड़बड़ी जो है कि यह संभव है, तो इसको पूरी तरह से जो है कि शुद्ध नहीं किया जा सकता, इसकी सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यह षड्यंत्र के हद तक जो है कि वोट चोरी का नाम देना उसको एक षड्यंत्र समझ में आता है। मतपत्र की गड़बड़ी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, जिस शब्द वास्तव में जिस चीज को सत्यता बयान करती है वह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पर वोट चोरी शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस पर विशेष जो है कि ध्यान देना चाहिए कि वोट चोरी शब्द का प्रयोग कैसे संभव है और क्यों किया गया है, जबकि आज जो आधुनिक तकनीक की जो व्यवस्था है उसमें वोट चोरी की संभावना नहीं है। इसको एक मान के शून्य है। और यहाँ तक जो अब विपक्ष के नेता भी हैं वो भी ईवीएम को जो है कि सर्टिफाइड कर दिए, यानी कि उसको भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम में लगभग सभी जो है बिंदुओं से उसका सत्यापित हो गया कि ईवीएम से कोई गड़बड़ी संभव नहीं है। हाँ, मत पत्र में जो है गड़बड़ी संभव है, और हम लोगों का भी दो जगह नाम है। जैसे शहर में रहते हैं, शहर में ग्राम सभा सभासद का भी वोटिंग करते हैं, और गांव में भी हमारा नाम है। वहाँ के लोग बुला लेते हैं कि आप आइए, जो है कि आपका नाम है, आप वोट डालिए, तो वहाँ भी जाके दे देते हैं, लेकिन दोनों का समय लगभग अलग अलग होता है। तो इसमें प्रशासनिक चूक है, या प्रशासनिक जो है गड़बड़ी है। इसको सिर्फ चुनाव आयोग का नाम देना जो है कि कुछ हद तक उसको जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन पूरी तरह चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता देना गलत है। अब यह सिस्टम जो है कि उन्हीं लोगों का है, और यह सिस्टम काफी दिनों से बना हुआ है। इसको धीरे धीरे सुधारा जा रहा है, बहुत कुछ सुधारा गया है, और समय समय पर जो है कि चुनाव आयोग इसको सुधारने का प्रयास करते हैं। मेरे समझ में आता है कि एक दूसरा जो है कि वोट चोरी इस ढंग से होता है कि जो घुसपैठिए लोग होते हैं, एक प्रकार की संगठित जो प्रक्रिया है उसको आप संगठित जो कार्य हो रहा है तो स्वाभाविक है, जो मतपत्र में गड़बड़ी है स्वाभाविक है, कुछ संगठित तौर पर भी किए जाते हैं घुसपैठियों के द्वारा, या ऐसे द्वारा मुस्लिम संगठनों के द्वारा, या राजनीतिक संगठनों के द्वारा जो किए जाते हैं कि किसी के क्षेत्र के डेमोग्राफिक या जनसांख्यिकी जो है कि असंतुलन कर दिया जाए, उसको बदल दिया जाए, बदल करके कुछ जो है कि राजनीतिक लाभ किया जाए, और संगठित रूप से किया जा रहा है। इसको जो है कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग को, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इसमें ऐसा न हो। और उनका जो है कि आधार कार्ड पर मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड वो सब बना दिया जाता है। विशेषकर बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, तो अफगानी है, तो रोहिंग्या मुसलमान है, और कुछ म्यांमार के जो है कि जो ईसाई हैं जो है कि उनको भी जो है कि कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में घुसपैठ कराया गया है। तो बहुत से तरीकों से घुसपैठ हुआ है। कुछ नेपाल के बॉर्डर के माध्यम से भी जो है कि विदेशी मुसलमान आते हैं और भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। तो बहुत सी प्रक्रिया हैं, और वह सांगठनिक तौर पर जो है कि गड़बड़ी हो रही है। मतपत्र में उनकी जो है कि नामांकन हो जा रहा है, या मतपत्र की जो है गड़बड़ी है, चुनाव आयोग इसके पर जिम्मेदार है। उनका सही ढंग से व्यवस्था की जाए, उनको जो है कि उनके मतदाता जो पत्र है मतदाता उसमें से उनका नाम जो है हटाया जाए, उसके लिए जो है कि विशेष आवश्यकता है। और संभवतः लोगों का, बहुत से लोगों का जो है कि दो जगह पर नाम होता है, और इसको पूरी तरह खत्म किया जाना गलत भी है और संभव संभव नहीं है।
क्योंकि अक्सर जो है कि लोगों का दो जगह निवास होता है, एक जगह कार्य क्षेत्र है, एक जगह जन्म क्षेत्र है। कुछ लोग गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, दोनों अपने व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा बड़ा निदान जो है कि है एक राष्ट्र एक चुनाव। एक ही साथ लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और निचले स्तर का जो ग्राम सभा का चुनाव सब एक साथ कर दिया जाए। देश का पैसा बचेगा। और जो दो कोई एक ही दिन में आदमी एक ही वोट दे सकता है। स्याही के द्वारा उसका जो है कि ढंग से किया जाता है, रासायनिक जो है चिन्ह दिया जाती है, उसको जो है कि 2-3 दिनों तक जो है कि मिटाया नहीं जा सकता है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव में यह इसकी संभावना जो है कि 75% तक खत्म हो सकती है। और 25% वो लोग होते हैं जो कि एक दिन में चुनाव नहीं होता है, कई स्तरों में चुनाव होता है। तो दूर दराज के क्षेत्रों में तो उसमें बड़ा ज्यादा खर्च है कि 2 जगह वोटिंग करने में। तो लेकिन जब जब एक राष्ट्र एक चुनाव है तो 75% ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जो जिनका स्थानांतरण हो गया, जो मृतक हो गया है, उनको भी समाप्त कर दिया जाए। तो निस्संदेह जो है कि यह गड़बड़ियां जो है कि 80%, 85% है। 15% जो संगठन के स्तर पर, संगठित के स्तर पर जो गड़बड़ी पैदा की, घुसपैठियों का नाम दिया गया है। और यह जो है कि यह आपराधिक कृत्य है। इसको जो है कि इस नजरिए से देखना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रद्रोह या राष्ट्र के प्रति षड्यंत्र या राष्ट्र के विरुद्ध जो है कि कार्य करने वाले जो है कि लोगों का एक तंत्र हो सकता है। यह छद्म युद्ध भी हो सकता है। इसके प्रति जो है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर अपना कार्रवाई करें। और अंत में यही कहूँगा, वोट चोरी जैसा कोई शब्द बन नहीं सकता ईवीएम के आज आधुनिक तंत्र में। इसको जो है कि जो नाम दिया गया, यह षड्यंत्र में है। इसका वस्तुतः इसका यह नाम देना चाहिए, मतदाता लिस्ट की जो होती है सूची पत्र, उसकी गड़बड़ी को बताना चाहिए। इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंगला प्रसाद जी। बाकी के साथी बताएं। मैं कुछ टेक्निकल चीजों पर बात कर लेता हूँ, फिर आगे चर्चा होगी तो हो जाएगा। जी बताइए ज्ञानेंद्र जी। एक तो ये है कि मतदाता सूची बनाना, ये स्थानीय स्तर पर जो चुनाव के लिए या मतदाता सूची के लिए अधिकारी चयनित किए जाते हैं राज्य सरकार की तरफ से, उनकी और कलेक्टर की मिली जुली जिम्मेदारी होती है। चुनाव आयोग एक नियमन करने वाली संस्था है, यानी वह यह निर्धारित करती है कि आप ये जो सूची हम दे रहे हैं, इस सूची को आप जांच करिए और ठीक करिए, और इसको ठीक करने के लिए ये फार्म भराइए, इस तरीके से कार्य करिए। यानी नियमन करने वाली जो संस्था है वह है चुनाव आयोग, और जिनकी जिम्मेदारी दी जाती है उसमें से प्रमुख होते हैं कलेक्टर, और कलेक्टर की निशानदेही पर चुना गया वह राज्य सरकार का कर्मचारी, जिसके देख रेख में चुनाव होता है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। एक और महत्वपूर्ण भूमिका एक और व्यक्ति की होती है, वो है बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। ये राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। मतदाता सूची को ठीक करने की सीधी जिम्मेदारी इनकी होती है। राजनैतिक दलों के पंजीकरण के समय ही यह बात उनसे लिखवा कर ली जाती है कि आप चुनाव प्रक्रिया में सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। मतलब चुनाव प्रचार करना, चुनाव लड़ना, ये काम तो आपका है ही है, लेकिन मतदान ठीक से हो, लोग मतदान करें, इस बात का प्रचार प्रसार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और मतदान की प्रक्रिया में आपकी भूमिका स्पष्ट और सही से होनी चाहिए, यह बात भी
तय होता है किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता देने के साथ में। यहां तक कि जो उम्मीदवार निर्दलीय भरता है पर्चा, उसको भी इस बात की तस्दीक करनी पड़ती है कि वह चुनाव प्रक्रिया में सहयोगी रहेगा। 2008 में एक व्यक्ति और जोड़ा गया इसी में। बीएलओ तो थे ही, बूथ लेवल ऑफिसर्स। और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स वो क्या है, वो राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति कलेक्टर के माध्यम से, डीएम के माध्यम से चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग उसके लिए एक निश्चित मानदेय वो कलेक्टर के माध्यम से जाता है। एक और व्यक्ति को नियुक्त किया चुनाव आयोग ने, जिनको कहा बूथ लेवल एजेंट, BLA। ये 2008 का अमेंडमेंट है, 2008 में चुनाव आयोग ने किया है, जिनको लगभग 1,000 रुपए मासिक के आसपास का, या कहीं कहीं पर कुछ ज्यादा भी है, कहीं कुछ कम है किन्हीं राज्यों में। इस आधार पर राजनैतिक दलों के जो मान्यता प्राप्त, जब राजनैतिक दलों की सूची को रेक्टिफाई कर दिया चुनाव आयोग ने 2008 में, निश्चित कर दिया कि ये राष्ट्रीय दल रहेंगे और ये प्रादेशिक प्रदेशों के दल रहेंगे। इतनी अर्हता आवश्यक है किसी के लिए राष्ट्रीय दल बनने के लिए, इतना आवश्यक है किसी के लिए राज्य स्तर का दल बनने के लिए। उसी के साथ ये BLA नाम की एक और व्यवस्था जोड़, BLA की नियुक्ति राजनीतिक दल एक हाथ से लिखे, स्याही से लिखे कागज पर करते हैं, और उसकी सूची भी हाथ से लिखे कागज पर ही की जाती है। ऐसी जो मैंने खोज जांच पड़ताल की, उसके आधार पर ही है। अब एक बात तो ये समझ में आती है कि मतदाता सूची में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, तो उसमें ज्यादा बड़ी भूमिका राजनीतिक दल और राज्य सरकार के कर्मचारी, और तीसरा एक व्यक्ति उसमें और इन्वॉल्व है, जिसको कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हाँ, नियमन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो हम चुनाव आयोग को दोषी ठहरा देते हैं। मसलन जैसे अभी ये बात मुद्दा उठाया गया कि SIR इतनी हड़बड़ी में क्यों है, कैसे है, कितना समय लगता है, कितना समय लगना चाहिए, कितना समय नहीं लगना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उसके लिए आयोग को दोषी ठहराया जा सकता है, आयोग की नीतियों पर एक बार चर्चा की जा सकती है। लेकिन मतदाता सूची ठीक करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन सबों की है। उसमें बेवजह पैर खींचना चुनाव आयोग का ये अतिशयोक्तिपूर्ण दिखता है। हाँ, यह बात भी सही है कि वर्तमान टेक्निकल युग में, युग का मतलब जब तकनीकी इतनी विकसित है, एक जमाना रहा होगा जब डाटा सुरक्षित रखने के लिए एक पेपर ही एकमात्र साधन हुआ करता था। तो पेपरों के बंडल कितने दिन तक रखे जाएं और उनको रखने का जो खर्चा आता था वो एक अच्छा खासा अलग से हुआ करता था, और पता चले कि कहीं कुछ और उसमें से उनके दुरुपयोग की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसलिए ये तर्क देना कि हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, 30 दिन में खत्म कर देंगे, 1 महीने में खत्म कर देंगे, 2 महीने में खत्म कर देंगे, 2 साल में, 3 साल में, जैसा अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें से जैसे बैंक भी पहले कहती थी कि हम 3 साल पुराना कुछ नहीं रखते, ऐसे ये भी कह रहे हैं कि हम मतदान पत्रों को और उन सबको रखने की हमारे पास एक सीमा है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि इसकी समय सीमा निश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को और थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। यह बात अलग है कि चूंकि संवैधानिक संस्था है तो अपने प्रोटोकॉल और बनाए गए नियमों कानूनों के हिसाब से चलती है, और पीछे के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आगे के लिए हम जरूर उनको निर्देशित कर सकते हैं कि आगे से इस तरह की गलतियां ना की जाए। ये 5 बजे के समय पर वोट प्रतिशत का बढ़ना
और फिर सीसीटीवी फुटेज ना देना, ये दोनों वास्तव में मुझे बहुत संदेहास्पद दिखता है। इसमें ये कहा जाए कि किसी सेंट्रल लेवल पर कोई धोखाधड़ी होती हो या सेंट्रल लेवल पर कुछ होता हो, तो संभावना है इसकी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इतने बड़े चुनावी पर्व में और जिस समय सरकारों का अस्तित्व उतना ज्यादा नहीं होता, हस्तक्षेप नहीं होता, एक टेढ़ी खीर है। स्थानीय स्तर पर हो सकता है कुछ मैनेज कर ले, कुछ राज्य सरकारें अपने दबाव में लेकर के कुछ कर ले, लेकिन सेंट्रल लेवल पे ऐसा कुछ हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन इसकी संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका जवाब एक ही है कि आप सीसीटीवी फुटेज रखिए। जिस समय वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, उस समय की वोट प्रतिशत की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जानी चाहिए, और की जा सके ऐसी व्यवस्था करना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी मुझे लगती है। हाँ, एक बात और, ये तो खैर हो गया कि चुनाव आयोग कहाँ गलत है और मतदाता सूची का मसला कहाँ है। इस पर हालांकि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, उस पर बात करना मुझे लगता है कि अपना बेवजह का सरदर्द बढ़ाना ही है। उस तरफ हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको थोड़ा सा तकनीकी विषय पर विचार करना चाहिए कि यह विषय है कैसे और इसको कैसे ठीक किया जाए। चुनाव आयोग की एक और बहुत बड़ी गलती दिखती है। 10वीं अनुसूची जिस समय संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, 10वीं सूची, उसके पहले किसी राजनीतिक दल का कोई कॉन्सेप्ट संविधान में कहीं नहीं दिखता है। संविधान यह जरूर कहता है कि चुनाव को ठीक से संपादित कर सके ऐसी एक इकाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष इकाई रहेगी, जिसको उन्होंने चुनाव आयोग नाम दिया, इलेक्शन कमीशन नाम दिया। उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया और उसकी सारी विधि व्यवस्था संविधान ने बना दी। लेकिन राजनीतिक दलों की व्यवस्था नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिनिधि जा रहे हैं, यह प्रतिनिधि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं या उस क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं। वहां जाकर के क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, यह उस क्षेत्र की जनभावना और जन आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा विचार करके संविधान निर्माताओं ने संभवतः राजनीतिक दलों की बात नहीं लिखी। एक बड़ा मशहूर प्रकरण, बड़ा चर्चित प्रकरण यह भी आता है कि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस राजनीतिक दल को, जो कांग्रेस मंच था, उसको डिसबैंड कर दिया जाए और इसको राष्ट्रीय धरोहर की तरीके घोषित कर दिया जाए। उस समय के जो भी कांग्रेस के पॉलिटिशियन रहे होंगे या कांग्रेस से जुड़े लोग रहेंगे, उन सबको हम एक राष्ट्रीय धरोहर मान लेंगे, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन राजनीतिक दल का यह जो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा भी था इस बात को लेकर के कि 1935 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट प्रकाश में आ गया, भारत में आ गया, उसको लागू करने की जिम्मेदारी सर BN राव को दे दी गई। 1935 के बाद में जो कुछ भी भारत में स्वतंत्रता संग्राम दिखाई देता है, वह अधिकांशतः मुझे लगता है इस बात का था कि सत्ता मुझे मिले। ब्रिटिश तो जाने वाले हैं, इनके जाने के बाद कौन? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा साम्राज्य है, अंग्रेजों ने छोटी छोटी रियासतों को समाप्त कर दिया 1878 में, और उसके बाद फिर और भी जो घटनाएं हुई उनसे राज्य धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। 1858 छोटी छोटी रियासतें समाप्त हो गई, एक बड़ा राष्ट्र बन के उभर आया। मेरी बात कुछ ज्यादा लग रही होगी तो विजय जी जरा सा टोक दीजिएगा मुझे जरूर। ठीक है, बताइए। तो जिस समय सारी रियासतें समाप्त हो गई थी, तो ये लगा था कि हम एक इतना बड़ा साम्राज्य है, वह किसको मिलेगा, यह एक बड़ा मुद्दा रहा होगा। कांग्रेस उसमें उभर के आई
पूरी लड़ाई लड़ी, पूरे देश में एक तरीके से स्थापित ब्रिटिशर्स के लिए भी और भारतीयों के लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक ज्यादा महत्व दिया गया, कांग्रेस स्थापित दल जैसा हो गया। पंडित नेहरू और जो ये कह लीजिए कि उस समय की संसदवादी राजनीति राजनेता, मैं संसदवादी राजनेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद सर्वोच्चता का सिद्धांत उस समय प्रकाश में था, उस पर पर्याप्त चर्चा हुआ करती थी। जितने समाजवादी नेता थे उनमें से अधिकांशतः संसदवादी थे। कुछ एक ऐसे नेता जरूर थे, लोहिया जैसे, जो इस बात को समझते थे कि संसद सर्वोच्च होना और समाज सर्वोच्च होने में अंतर है। शेष समाजवादी नेता संसदवादी नेता कहे जाते हैं और उन्होंने दलों की प्राथमिकता को बचाए रखने के लिए चुनाव आयोग का सबसे पहला दुरुपयोग अगर कुछ हुआ है तो वो मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण था और कांग्रेस का पंजीकरण रहा होगा। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना यह चुनाव आयोग की सबसे बड़ी भूल है और मेरे शब्दों में यह कहा जाए कि चुनाव आयोग का सबसे बड़ा पाप है जो उसने राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया। मैं वोट चोरी के माध्यम से इस विषय पर भी आप लोगों का ध्यानाकर्षण चाह रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है, लेकिन वह एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय लोकतंत्र में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके ऊपर ओछे आरोप नहीं होने चाहिए। तार्किक चिंतन मंथन में अगर हम उसको कहीं से कुछ कटघरे में खड़ा करते हैं तो ये स्वागत योग्य है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो माइक भूल से खुला रह गया। मैं दरअसल देर में जुड़ा था। नरेंद्र जी, कभी कभी भूल का भी लाभ उठाना चाहिए। हाँ, अरे मैं माइक अपना खोल के रखता नहीं हूँ, बैठा हुआ था, देर में जुड़ा था। लेकिन एक बात है, ज्ञानेंद्र जी की बात मैं सुन रहा था, ठीक है। बस एक तो ये है कि इसमें बुनियादी जानकारी के 1935 में इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, भारत शासन अधिनियम आया था। उसमें कुछ तौर तरीके बदले थे शासन करने के अंग्रेजों ने हमारे ऊपर। वो जो आजादी का मसला है वो तो बाद में, उसके लिए तो प्रोविजन आया था। खैर ये एक अलग बात है। जहां तक भारतीय चुनाव प्रणाली की बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अनेक जगह पर ये बात उठाई जाती है कि देखे ना बाहर हो, अनेक जगह पर ये बात उठाई जाती है कि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें जनप्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होगा। जनप्रतिनिधियों का चुनाव होगा ये तो है, लेकिन किस प्रकार होगा इसका कोई खास विवरण नहीं मिला है, नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र ने जो ये आइडियोलॉजी चुराई है एक प्रकार से, जो ब्रिटिश तरीका रहा सरकारें बनाने का, एक दिखावे की जो सरकार थी 1947 के पहले, और जिस प्रकार संविधान सभा बनी उसी आधार पर भारतीय संसद का निर्वाचन होता चला गया। ये एक प्रकार का अलिखित भारतीय संविधान भी कहा जा सकता है। जब विचार आता है तो यही बात कहनी भी पड़ती है। उसी आइडियोलॉजी के आधार पर जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे। ये बुनियादी भूल हम लोग कर गए कि जनप्रतिनिधि हैं या पार्टी प्रतिनिधि हैं। धीरे धीरे करके, जैसे जब भारतीय चुनाव आयोग अस्तित्व में आता है और वो राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण शुरू करता है, जो भी कुछ वो बाद में जुड़ती घटनाएं जुड़ती चली गई, उसके बाद ये तमाम राजनीतिक संगठन एक प्रकार से मजबूत होते चले गए। और ये कहिएगा कि ये इस मामले में एक बात कहनी ठीक रहेगी, मैंने लिखा भी है अपनी एक किताब में। वास्तविक बात ये रही कि भारतीय लोकतंत्र का विकास संगठनात्मक हुआ, उसमें समाज के जैसा कोई मामला ही नहीं है। समाज कोई सांगठनिक इकाई हो नहीं सकती है, ये बात हम अक्सर करते हैं। समाज मूलतः एक तरल के जैसा है।
और वो अपनी सुविधा के लिए, अपने जरूरतों के लिए तरल की तरह से बह जाता है। व्यवस्था का अगर कोई उद्देश्य हो सकता है, खासकर डेमोक्रेसी में, तो केवल उस तरल को इस प्रकार प्रबंधित करना है कि उसकी स्वतंत्रता का हनन भी ना हो और उसके अस्तित्व को खतरा भी पैदा ना हो। लेकिन ये दोष केवल भारतीय व्यवस्था पर लगाना ही उचित नहीं है। दुनिया भर की जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन सभी पर आक्षेप ये लगाया जा सकता है आसानी के साथ कि कहीं भी समाज को मैनेज करने की बात व्यवस्थाएं करती ही नहीं है। जो भी करती हैं वो ठोस तरीके से समाज को रोक देने के लिए करती हैं। यही लोकतंत्र की हानि है और यही भारतीय लोकतंत्र की भी हानि है, क्योंकि निश्चित रूप से संविधान लिखने वाले लोग इतने बुद्धिमान थे कि चाहे वो जो भी रहे, उन्होंने जो भी कुछ सोचा समझा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये संविधान अपूर्ण हो सकता है भी, वो बात दूसरी है। लेकिन ये बात निश्चित उन्होंने सोची कि लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखने के लिए दलगत राजनीति के ऊपर उठकर देखना ही पड़ेगा। नहीं तो पार्टी प्रावधान आ सकते थे और पार्टियां बिना पंजीकरण के भी देश में काम कर रही थी। जनप्रतिनिधित्व का बीड़ा एक प्रकार से वो उठा रही थी। पार्टियों को भारत में इसलिए भी महत्व मिल जाता है कि अंग्रेजों ने एक प्रकार से ये व्यवस्था बना दी थी कि भाई किसी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। एक छोटी सी बात मैं एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कह रहा हूं। एक बार मैं यहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नौकरी करता था, तो किसी बात को लेकर के एक मसला खड़ा हो गया और हम जितने भी साथी थे कंडक्टर, वे सब काम करने से बहिष्कार कर दिया और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और जिन्होंने मामला समझा भी नहीं था वो भी साथ लग गए कि हाँ भी सबने हड़ताल कर दिया, काम कोई नहीं करे। तो हम जब थोड़ी देर बाद मेरठ बस अड्डे में पब्लिक का हुजूम जुड़ गया और बात ये आई, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी आए, लोकल प्रशासनिक अधिकारी भी आए, परिवहन निगम के अधिकारी भी थे। सबने पूछा भाई आपका नेता कौन है, या आपका वो संगठन कौन सा जिसके नेतृत्व में आप ये आंदोलन कर रहे हैं। ये कल्चर डेवलप हो गई। वास्तव में किसी के हित की बात उठाने वाले ये संगठन ही अघोषित रूप से भारतीय राजनीति में जनप्रतिनिधित्व के नायक मान लिए गए और जो आज तक माने जा रहे हैं। इसे ठीक इसलिए मान लिया गया पंजीकरण को कि भाई कम से कम ये बताकर तो आते हैं कि हमें ये काम करना आकर के। लेकिन इस पर ना कोई जनमत खड़ा हुआ कभी, ना कोई बातचीत हुई, ना कोई राय मशवरा हुआ। और भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्मित हुई है उसमें जनप्रतिनिधित्व की तो जनमत की तो कोई बात ही नहीं है। भारतीय संविधान की आलोचना का जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर करके आता है वो ये आता है कि इसमें किसी भी आम आदमी की कोई बात कहने का, उसके राय मशवरे का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार कानून बनाती है तो विभिन्न वकीलों के जो उन्होंने एक प्रकार से एजेंसियां बना रखी है, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आप कानून का मसौदा लिख करके दीजिए, हम इस मामले पर कानून बना। जनता से जो सुझाव मांगे जाते हैं वो किसी ऐसे डब्बे में फेंक जाते हैं जिनको कोई देखना भी नहीं चाहता। पता नहीं कहाँ से इतनी चिट्ठियां आ गई। हो सकता है उन चिट्ठियों में बहुत सारे अच्छी बातें लिखी हों जो मानी जानी चाहिए उस कानून के बनने में, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कानून बनने के जो तरीके हैं, अक्सर कानूनी एजेंसियां जो हैं, जो वकीलों के नेतृत्व में काम करती हैं, अधिकांश वो कानून के मसौदे तय कर देती हैं। और ऐसे कानूनों के बनने का परिणाम क्या आएगा वो हम सब भुगत रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इस प्रकार की तमाम हिमाकत भारतीय लोकतंत्र में होती है और भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है, बावजूद इसके कि कोई भी मशवरा आम आदमी से इस प्रकार नहीं लिया जाता है कि वो कानून जो बन रहा है, जो भी कुछ, अगर कानून के ऊपर अगर संविधान सुधार की भी, बदलाव की भी बात है, अमेंडमेंट की भी बात है, तो उसके द्वारा उसी आम आदमी पर शासन किया जाना है जिससे पूछा भी नहीं जा रहा। तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? बुनियादी बात जो आती है इस मामले में, वोट चोरी का जो धंधा चल रहा है, ये तो निराधार मतलब एक ये आक्षेप जो है
ये बराबर है। आज बीजेपी शासन है तो कांग्रेस और उसके साथ लगे हुए लोग इस पर आक्षेप लगा रहे हैं, और कल बीजेपी अगर सत्ता के बाहर आ जाएगी तो दूसरे वाले यही काम करने लगेंगे कि ये कोई खास बात नहीं है। वोट चोरी का मामला, ये जो सब बातें हैं, ये मामूली बात है। बात तो ये है कि जब हमारा पूरा का पूरा ढांचा ही लोकतांत्रिक नहीं है और इस प्रकार निर्मित नहीं हुआ है कि वो पब्लिक को मैनेज कर सके, समाज को मैनेज कर सके, तो हम इससे अपेक्षा क्या करें। यहां आकर के ये बात रुक जाती है। जब तक इस बुनियादी बात पर कोई बदलाव की, या सरकार के जिम्मेदार लोग या ये जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को जनप्रतिनिधित्व का नायक मानती हैं, ये इस मामले को नहीं उठाएंगी, तब तक तो यही स्थिति रहने वाली है जो आज हमारे सामने है। एक ने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया, दूसरा कोई मौका लगेगा तो लोकतंत्र की हत्या का मुद्दा उठा देगा। बस इन्हीं दो चार जुमलों के बीच भारतीय लोकतंत्र फंसा रहता है, और जनता जिस प्रकार से घिसी जा रही है, घिसी जाती रही है। ऐसा ही मेरे ख्याल में जब तक ये संवैधानिक व्यवस्था है, तब तक तो करीब करीब ऐसी ही स्थिति बने रहने वाली है। कुछ ज्यादा फर्क नजर आता नहीं है। होगा क्या, ये देखा जाएगा। धन्यवाद। सभी हेलो बंधुओं को हेलो नमस्कार। हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो नरेंद्र जी को अपनी बात हेलो रख लेने दीजिए पहले। हेलो हाँ, मेरी आवाज आ रही है? श्रीकांत जी एक मिनट रुक जाइए जरा। हेलो नरेंद्र जी हेलो बताइए आप। हाँ बाबा नमस्ते। मैं नरेंद्र जी बात कर रहा हूँ, बरेली से। श्रीकांत जी आपकी आवाज कट रही है। टाइम दिए हो, 10 घंटा फेंक रहे हो, बांग्लादेश जाते हो, पाकिस्तान जाते श्रीकांत हो। जी ये आपकी क्या वॉइस तरीका साफ है? नहीं आ रही। ये अच्छा हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताइए। आज का मुद्दा जो है वोट चोरी और चुनाव आयोग के ऊपर है मेन। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वोट चोरी, चुनाव या चुनाव में धांधली का आरोप, हकीकत या राजनीति हवाबाजी। पहला तो यही था आपका टॉपिक। इसमें ये बात तो साबित हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि ये हवाबाजी तो नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ में जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के बाद देखने के बाद चुनाव को पलटा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और पानीपत के केस में, इससे ये तो साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग में कुछ लोग जो बैठे हैं, पूरा आयोग नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से चुनाव आयोग पे उंगली उठ रही है। अब ये काम तो चुनाव आयोग को ही करना पड़ेगा, सही। अगर किसी आयोग पे उंगली उठती है तो उस पे बैठे हुए लोग जो हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो ये उंगली तो आगे उठती रहेगी, पहली चीज। दूसरा चीज यह है कि चुनाव आयोग किस हद तक जिम्मेदार है, इसका उत्तर, चुनाव आयोग किस हद तक जिम्मेदार है इसका उत्तर जब चुनाव आयोग खुद ही हर साल चुनाव लिस्ट सही करवाता है तो इसके लिए वही जिम्मेदार है। क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी मीटिंग कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम हर साल अपनी लिस्ट को दुरुस्त करते हैं। जब दुरुस्त कर रहे हैं तो इतनी सारी गड़बड़ी कैसे रह जानी है, और रह रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। मैं पिछले 2022 की चुनाव में जो वोटिंग एजेंट के रूप में बैठा हुआ था, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो शिफ्टेड थे। मानो बोर्ड है हमारा वार्ड नंबर 7 में, तो उनका बोर्ड नंबर 22 या 23 में कर दिया गया। तो ये तो लिस्ट में गड़बड़ी जो कर रहे हैं ये पर्टिकुलर लोग ही कर रहे हैं। ये बात साबित हो जा रही है, लिस्ट देखने से पता चल जाता है। अच्छा, आम आदमी को कोई मतलब नहीं, आम आदमी तो निकलता नहीं है, या तो पार्टी निकलती है, या बीएलओ जा रहा है, या वो लोग जा रहे हैं। आम आदमी को तो बोर्ड बन जाए, उसे क्या पता कि मेरा लिस्ट में कहाँ नाम हो गया। उसे तो बात जब पता चलता है, जब वो लिस्ट अपना बोर्ड डालने जाता है, तब उसे पता चलता है मेरा बोर्ड ही नहीं है वहां पे। तो इस तरीके की जो गड़बड़ी हो रही है, इसको तो चुनाव आयोग को मानना ही पड़ेगा और करना चाहिए। जो ये काम कर नहीं रहा, कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि इनके खिलाफ में कोई कानून नहीं है अभी। आपने देखा चुनाव आयोग का एक बंदा चंडीगढ़ में सीसीटीवी में पकड़ा गया और आज तक उसे सजा नहीं हुई। अगर सजा होती तो लोग डरते, बाकी लोग भी डरते। तो इस एक तो चीज ये, दूसरा यह है कि अब इस मुद्दे पे अगर चुनाव आयोग पे उंगली उठ रही है और सब कुछ कैसे सही हो सकता है, फिर ये भी बात है इतने बड़े उस देश में। तो इसको अगर हम लोग आधार से जोड़ ले, आधार तो सबको पता है कि आधार का अंगूठे से अगर वोट पड़ेगा तो कोई भी कहीं पे भी डाल सकता है और डुप्लीकेट पड़ ही नहीं सकता उसमें। तो आप उसको क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग? भाई, एक तरफ हम डिजिटल युग की बात कर रहे हैं, हर चीज डिजिटल, पैसा हमारा बैंक से निकल जा रहा है, अंगूठा लगाने पे आधार से निकल जाता है, और उसी से डर जाता है, तो वोट भी पड़ जाएगा।
तो अगर अगर इनकी इच्छा शक्ति सही है और सही काम करने की दिशा में अगर ये लोग काम करना चाहते हैं मन से, तो आधार से लिंक कर देते हैं, लेकिन आधार से की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। दूसरा बात यह कि वोट चोरी राजनीति के साथ प्रशासनिक, तीसरा पॉइंट आपका था राजनीति वोट चोरी के साथ में प्रशासनिक चूक है। हाँ बिल्कुल चूक है, क्योंकि प्रशासनिक चूक यह है, यह साबित हो गया कोर्ट में कि प्रशासनिक चूक है कि जब वोट काउंटिंग हो रही है और कुछ कोर्ट अपने सामने वोट काउंटिंग करा रहा है दोबारा, तो रिजल्ट पलट जा रहे हैं। इसका मतलब वहां पे लोग, प्रशासन के जो लोग बैठे हैं उनसे चूक हो रही है, और प्रशासन इसको तब मानता है जब कोर्ट में जाता है केस। तो प्रशासन में और हो क्या रहा है कि लोग, जो लोग ये चूक कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो रही है, उनको कोई सजा नहीं मिल रही हमारे देश में। और जिस दिन ये सजा मिलने लग गई उस दिन सब सुधर जाएगा। बस मुझे इतना ही कहना था। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। धन्यवाद। ब्रजेश जी, जी बताइए। हाँ भाई। राकेश जी, जी पवनजय जी बताइए, थोड़ा अब शॉर्ट में साथी रखेंगे बात। हम्म। जी बताइए। देखिए, वोट तो चोरी हो ही रही है, और नरेंद्र यादव जी ने जो बात कही वह सहमत होने योग्य बात है। और इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतने अधिक वोट हैं, तो उसमें कुछ वोट चोरी होते ही हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये जब से देश आजाद हुआ है, जब से वोटिंग हो रही है तब से हो रहा है, और आज भी हो रहा है। और ऐसे देश में अब यह है कि यह हकीकत है कि राजनीतिक हवाबाजी है। तो ऐसे देश में जहाँ सत्ता के लिए नेता ही सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, यहाँ पर तो उस नेता के जात के लोग भी राजनीति करते हैं कि हमारे जात का नेता सत्ता में आ जाए, तो यहाँ राजनीति भी होगा। चुनाव आयोग इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है? चुनाव आयोग को कैसे आप जिम्मेदार बना सकते हैं जब वह एक स्वतंत्र रह ही नहीं गया? कांग्रेस सरकार ने जब शेषन साहब को देखा, उनके तेवर को देखा, तो उसके समझ में आई कि जो है ये चीज तो रह गई जिसमें हमने परिवर्तन नहीं किया है। लोकतंत्र को अपने हाथ में लेने के लिए पार्टियां का निर्माण हो गया। निष्पक्ष चुनाव कराने वाली जो संस्था है ये बहुत ताकतवर है, तो उस पर भी उन्होंने जो है अंकुश लगा दिया और उसकी जो है स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। और आज जो है चुनाव आयोग जो है वो सत्ता के साथ ही काम करता है, और जो सत्ताधीश होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद भी चुनाव आयोग या पार्टियां इतने बड़े लोकतंत्र को संभाल नहीं सकती। ये ऐसा जन सैलाब है कि उत्तर प्रदेश में जहां माननीय मुलायम सिंह यादव कभी बहुमत नहीं पाए थे, हमेशा भाजपा के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बनते थे और पीठ पीछे भाजपा के लिए काम करते थे, वहां पर बहन कुमारी मायावती को सत्ता में पूर्ण बहुमत से पहुंचा दिया यहाँ के लोगों ने, कोई कुछ नहीं कर पाया। वहीं पर माननीय अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत मिल गया। तो ये लोगों का सैलाब जब उमड़ता है तो ये छोटी मोटी चोरियां कुछ कर नहीं पाती। इन्हीं छोटी मोटी चोरियों को जब कांग्रेस बैलेट लुटवाती थी, लालू राज में, मुलायम सिंह के राज में, जब खुलेआम हर जिले में हत्याएं होती थी, बैलेट पेपर लूटे जाते थे, उसके बाद भी सत्ता परिवर्तित हो जाती थी। जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जीत जाते थे, इंदिरा जैसी लोग हार जाते थे, लालू और मुलायम सिंह यादव जैसे लोग भी हार जाते हैं। क्योंकि यह लोकतंत्र की विशेषता है हमारे भारतीय लोकतंत्र में कि यहाँ कॉमन आदमी बहुत शक्तिशाली हो जाता है और कहीं न कहीं अपनी टांग अड़ा देता है। इसलिए जो बड़े मैनेजमेंट वाले हैं इनके सपने बहुत ज्यादा दिनों तक साकार नहीं रह पाते।
धन्यवाद। जी धन्यवाद। कोई और साथी बताएं। राकेश जी कुछ कह रहे थे। मैं भाई साहब नरेंद्र यादव जी की बात पे कुछ एक लाइन की बात कहना चाह रहा था। उन्होंने जी एक बताइए। उदाहरण दिया पानीपत के जो एक प्रधानी चुनाव का मसला था, जिस पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। दरअसल एक क्लर्कियल मिस्टेक, और उस क्लर्कियल मिस्टेक पर क्या कह लीजिए, आप ये कह लीजिए वर्मा जी जैसे जो जस्टिस बैठे हुए हैं न्याय हाई कोर्ट में, ऐसे लोगों की मिली भगत का वो उदाहरण है। वास्तव में उस घटना की या उस गड़बड़ी की अगर आप तह में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक कानून ये है कि अगर एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया और फिर सर्टिफिकेट इशू करने के बाद किसी अधिकारी को लगा कि नहीं ये तो गलत सर्टिफिकेट हो गया है, तो उसको सुधारने का, अपनी गलती को सुधारने का उसको अधिकार नहीं है। मसला उस मामले में सिर्फ इतना है, कोर्ट ने उसमें बेवजह का हस्तक्षेप किया, और बेवजह का हस्तक्षेप करके 2.5 साल ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया है जिस व्यक्ति के पास जनमत था ही नहीं। वास्तव में चुनाव मतगणना के समय जो एक छोटी सी चूक हुई, किसी का मत किसी और खाने में लिख गया, इसके कारण मोहित कुमार हार हार गए चुनाव। और जब मोहित कुमार को अपनी वह गलती दिखी तो उन्होंने जाके अधिकारी से कहा, चुनाव आयोग का जो अधिकारी बैठता है उससे कहा, तो अधिकारी ने तुरंत उससे सर्टिफिकेट वापस लेकर के और एक दूसरा सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये एक क्लर्कियल मिस्टेक है जिसका लाभ उठाकर अगला व्यक्ति हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट से उसने अपने इस कानून का कि एक बार सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है दोबारा इशू नहीं कर सकता अधिकारी, हाई कोर्ट ने उसके कुलदीप के सर्टिफिकेट को वैलिड कर दिया, उसको प्रधान बना दिया, और चुनाव आयोग के द्वारा रिकाउंटिंग को स्टे लगा दिया। इसमें चुनाव आयोग की कहां गलती है ये मेरे समझ में नहीं आती। खैर, एजेंडा है, प्रोपोगंडा है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। हेलो। मैं भी एक बात कहना मैं भी चाहता हूँ मैं कुछ ज्ञानेश बोलना जी। भी चाहूंगा, मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। नहीं नहीं, आप मैं कुछ बोलना बोलिएगा, चाहूंगा। लेकिन एक मामला है, मैं कहना चाहता हूँ। हम्म। देखिए, देश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रावधान लागू है। हम्म। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। जिला स्तर पर जो जिला पंचायतें बनती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, उसके जो वार्ड मेंबर बनते हैं वे पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद सत्ताधारी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। कोई नहीं रोक पाता। उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी तो जिला पंचायतों पर उसका कब्जा था। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने उनका कब्जा था, उनकी पार्टी का कब्जा था। फिलहाल में बीजेपी है, इसका कब्जा है। वो किस पार्टी के ज्यादा मेंबर बने हैं उस बात का कोई महत्व नहीं है, और स्पष्ट है बिल्कुल बात। कौन सा ऐसा स्टेप है जहां पर ये इस प्रकार के घालमेल भारतीय लोकतंत्र में नहीं हो रहे हैं? किसी एक को आक्षेप लगाने की बात मेरे ख्याल में अधूरा चिंतन है। यहाँ पूरे के पूरे ढांचे पर सवाल खड़ा हो जाता है, और हमारी कमजोरी ये है कि हम भारतीय संवैधानिक विषय वस्तु पर चिंतन करने के बजाय पार्टियों के मामलों पर उलझ करके रह जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल जो सही। वास्तविक चिंतन से हम भी भाग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वास्तविक बात। विमर्श से हम भी भाग रहे हैं,
असल बात यह है कि दोष भारतीय संविधान में है, और इसे इस बात के लिए बचा नहीं जा सकता कि हम भारतीय संविधान की आलोचना करने की हिम्मत नहीं रखते, करनी देखिए पड़े। समय कम है, तो अगर किसी साथी का कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो वो भी आप रख सकते हैं। मेरे हेलो, जी मेरी बताइए। आवाज आ रही है? जी बताइए। मैं ये कह रहा था कि जो पानीपत का मैंने उदाहरण दिया था, उसके साथ मैंने चंडीगढ़ का भी उदाहरण दिया था। तो चंडीगढ़ में तो सीसीटीवी फुटेज था, वहां तो उनका चुनाव आयोग का ही बंदा था। और दूसरा जो ये सज्जन बोल रहे थे लास्ट में, ये सही कह रहे थे कि हम लोगों को पार्टीबाजी में नहीं उलझना है। हम लोग पार्टीबाजी में उलझेंगे तो मेन मुद्दा तो रह ही जाएगा। भाई हमारा इस समय मुद्दा क्या है देश में, कि चुनाव वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके लिए जो जिम्मेदार है उसकी कमी, जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, ये मुद्दा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी को हर बंदा पार्टी के वादी में लग जा रहा है। जबकि मुद्दा यह है कि वोट चोरी नहीं होना चाहिए, हर एक बंदे को वोट डालने का अधिकार है, उसका वोट मिलना चाहिए और उसके एरिया में होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक है तो वोट डालेगा, तो उसका वोट कट क्यों रहा है। जैसे अभी एसआईआर हो रहा है स्पेशल, जब एक साल पहले बिहार में ऐसा वो हो चुका है वेरिफिकेशन, तो दोबारा इस समय चुनाव के टाइम में नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं मान रहा है ना। तो इस ये अगर ये 5 साल, अब यूपी में जैसे चुनाव नहीं है इस समय, यूपी में कराएं, यूपी में क्यों नहीं करा रहे, जहाँ चुनाव हो रहा है वहां हो रहा है। तो ये कुछ काम तो गलत हो रहे हैं ना। अब उसके लिए अगर पार्टीबाजी में उलझ जाएंगे तो वो लोग यही काम करेंगे। वो मामला तो वो चुनाव आयोग कभी भी जांच करा ले, उसमें कोई नहीं गलत बात अभी, नहीं की कोई जा नहीं नहीं, आपकी बात सही है, जांच नहीं नहीं कभी भी नहीं। होनी चाहिए। तो जब अगर मान चुनाव लिया, नहीं हो तो हाँ, आसान है चुनाव ना काम आयोग कराना। अगर वोट उन वोटरों को रोकता है जो लीगल वोटर है, हाँ तब आक्षेप है। नहीं मैं हाँ, वो चुनाव आयोग स्पेशल जो वो करा रहा है, वो इसलिए करा रहा है कि कह रहा है कि बाहर के वोटर हैं। तो बाहर के वोटर हैं तो एक साल पहले जब उसने कराया था तो उसे बाहर के वोटर मिल जाने चाहिए थे। इसका नहीं नहीं, मतलब अपनी बात से ऐसा नहीं, गलत हो जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई साहब। उसमें शायद ये है कि एसआईआर उनको हर 3 चुनाव के बाद कराना ही कराना रहता है, और महीने, साल भर में 4 महीने हैं, और हाँ। चारों महीने की 1 तारीख से वो शुरू करके उस महीने करना है। कुछ वास्तव में है ना, है क्या ना, कि ये जो हम्म। संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर जो राजनीतिक दलों ने कब्जे किए और बेवजह की बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजनीतिक दलों के से जो कब्जे, बड़े ये गड़बड़ है। कानून बना दिए, व्यवस्था से बड़े कानून बना दिए। समस्या ये है, उसमें चुनाव आयोग करे भी क्या। उसके यहाँ टाइम ही यही है कि इसी इसी टाइम पे आप करा सकते हैं, वो कराएगा ही। नहीं तो आगे आगे तो अभी यूपी में जैसे अभी कलकत्ता में अभी नहीं है, वहां कराना चाहिए, फिर पूरे देश में एक साथ कराएं, बिहार में ही क्यों। नहीं, भाई अभी नहीं, तो यादव, हमारे खाली है। मैं नरेंद्र यादव भाई के सवाल का जवाब थोड़ा सा दूंगा। हाँ। देखिए ऐसा है, यह सरकार जो है, जिसका गृह मंत्री तड़ीपार है, हम्म। जो प्रधानमंत्री खुद जो है अपनी पत्नी को छोड़ के आया है, वो हाँ। वोट चोरी रोक लेगा, और वह पार्टी वोट चोरी रोक लेगी जो माननीय मुलायम सिंह यादव को 4 4 बार बिना बहुमत के मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया, हम्म। भाजपा के विधायकों की चोरी किया, वो हम्म। वोट चोरी रोकेगा। हम्म। और कौन सी पार्टी कह रही वोट चोरी हो रही है? वह हम्म। पार्टी वोट चोरी कह रही है जिसने लालू यादव की अराजकता को 15 साल तक बिहार वासियों को सहने के लिए मजबूर किया। हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी जो है वो हम्म। लोग माइंड नहीं किए। वो लोग वोट हम्म। चोरी की बात करेंगे, नहीं और वो उसके लोग पीछे देखो, करेंगे। उसके पीछे जाएंगे 15 साल के उनके अत्याचार के पीछे, तो उसे और पीछे भी जाना इन पड़ेगा, वो बहुत बड़ा पार्टियों से मुद्दा कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता कि चोरी रोकें। बस हम इतनी उम्मीद करते हैं कि यह लोकतंत्र है और बहुत बड़ा देश है, है। इनके कारनामों से रुकने वाले नहीं हैं हम कॉमन लोग। हम सत्ता हम्म। बदलना भी जानते हैं और सत्ता हाँ, में रहना भी जानते हैं। बहन ये बात सही कही आपने, कि पब्लिक ही बदलेगी सत्ता को। जैसे अब ये जो हो रहा है पब्लिक की वजह से, यही सत्ता बदलेगी पब्लिक। पब्लिक तो किसी के हाथ में नहीं है। जो आपने कहा था कि वोट जो कोई भी डालेगा वोट का, हर एक लोगों ने सत्ता बदली है, चाहे मुलायम सिंह की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, सत्ता तो सब हर बार बदली है वोट के बाद में। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ये हो जा रहा है, लोग क्यों डर रहे हैं बिहार में और देश में, जो ये मुद्दा चल जी, रहा है, उन्हें लग रहा है बाकी कि जब के हमारा साथियों वोट की नहीं बात ले मिलेगा। लेते हैं। बाकी अभी अगर किसी का प्रश्न है या कोई बात हाँ, आनी है मेरा तो पहले वो प्रश्न ले है लेते हैं। वैदराज जी का। जी बताइए।
क्या ये माना जाए कि भारत की आबादी इतनी है कि जो वैध मतों के बहाव में अवैध मत भी बह जाते हैं और जो चोर लोग हैं वो हार जाते हैं, ऐसा माना जा सकता है? वोट चोर हार जाते हैं, ऐसे माना जा सकता है कि वैध मतों के बहाव में अवैध मत बह जाते हैं? देखिए, किसी आपका आपका पार्टी को कुछ जी प्रश्न जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। नहीं, लेकिन मैं कह एक रहा हूँ बात। भारत की आबादी में इतने वैध मतों के बहाव में अवैध हम्म, मत बह जाते हैं, मतलब कि वो नगण्य हो जाते हैं अवैध मत, और वोट चोरी चोर लोग भी मतलब कि हार जाते हैं, जो चोर लोग हैं वो भी हार जाते हैं, ऐसा माना जा सकता है क्या कि चोर लोग ही कामयाब होते हैं? नहीं, वेदराज कभी जी। कभी ऐसा होता है, बाकी तो चोर लोग ही कामयाब हो रहे हैं। आहूजा साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि चोर लोग हार जाते हैं, बाकी तो सब चोर ही जगह तो उसका कामयाब होते थोड़ी अच्छी तरह है। माता प्रसाद जी को कुछ कहने दीजिए। हम्म। हाँ, माता प्रसाद जी बताएं। जी जी भैया जी, वैद्यराज जी का बिल्कुल प्रश्न वाजिब था। मतलब ये है कि जो वैध मत हैं वो अवैध मतों को भी अपने साथ लेकर के जाते हैं क्या? ये, हाँ, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं लहर चल रही है, वो लहर में यही होता है। बीजेपी की लहर चल रही है तो वैध मतों के साथ अवैध मत भी उस लहर में जाते हैं। यही चोरी होती है, चाहे वो बूथ के अंदर हो और चाहे बूथ के बाहर हो। मैंने 3-4 चुनाव करवाए हैं, और यहाँ सबसे जो बात आती है वो कठिन बात है बूथ लेवल की। जो बीएलओ होता है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है, और ज्यादातर मास्टरी बूथ लेवल अधिकारी। अब हमारे बूथ लेवल अधिकारी को अधिकार ही नहीं है कि वो किसी 110 साल के व्यक्ति का वोट अपनी मर्जी से हटा सके, चाहे वो मर गया हो। क्योंकि उसके लिए शासन ने जो प्रक्रिया रखी है वो इतनी बेकार वाहियात प्रक्रिया है कि उसको सबसे पहले कहाँ एसडीएम के यहाँ आवेदन करना होगा, उसके बाद ही वहां से अप्रूवल मिलने के बाद उस वोट को काटा जा सकता है। तो हमारे जो लोकतंत्र में सबसे वाहियात काम हो रहा है वो हो रहा है कानून बनाने का। एक कानून उसके बाद दूसरा कानून, मान लो डिब्बे पे डिब्बा, कानून पे कानून, कानून पे कानून। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हनन ये कानून है, और इन्हीं कानूनों की वजह से समाज डरता है। क्योंकि समाज की मूर्त इकाई परिवार है, और परिवार का कोई भी मुखिया अपने सदस्यों को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता है, इसलिए वो इन कानूनों को अपना नुकसान झेल करके भी सहन करता है। क्योंकि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन में नहीं, वो दल के प्रतिनिधि हैं, वो दल के हिसाब से काम करते हैं। अब ये जब तक दलदल खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिसके साथ वाकई में जिसकी छवि स्पष्ट हो, देश हित के लिए हो, जनमानस के कल्याण के लिए हो, वो व्यक्ति तो समाज के लिए काम करेगा, अपने देश के लिए काम करेगा। लेकिन दल का प्रतिनिधि किसके लिए काम करेगा? बात तो घूम फिर करके वहीं आती है। यदि हम स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्षेत्र का प्रतिनिधि, क्षेत्र से प्रतिनिधि, और स्वतंत्र प्रतिनिधि, ये चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक लोकतंत्र हम इसे कह ही नहीं सकते हैं, केवल सिगूफा है। बाद बाकी जो हमारे नेतृत्व करता है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। समाज का कहीं कोई बुद्धिजीवी विचारक निकल के समाज की बात ना कहने लगे और वो मुखर हो जाए, समाज में वो चिंगारी जगाने में कामयाब हो जाए, इसके लिए ये दोनों मिलकर के षड्यंत्र रचते हैं और कोई ना कोई ऐसा मुद्दा भावनात्मक उठा लेते हैं, चाहे वो राहुल गांधी की द्वारा क्यों ना उठवा जाए, क्योंकि इनकी सीट सुरक्षित रहना चाहिए। तो वो तो अपनी सीट सुरक्षित रखे रहते हैं, और बेवकूफ बनता है हमारा समाज, हमारा वोटर। क्योंकि भाई, दान तो एक अलग चीज है। अब मत का प्रयोग कैसे किया जाए,
ये इसके प्रति भी हमारा समाज जागरूक नहीं है। हाँ, लहर में जरूर अच्छे अच्छे बह जाते हैं, बस वही हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। शेष तो ठीक है, क्योंकि कानून जब तक नहीं सुधरेंगे, नहीं तो कोई भी एक गांव में एक फर्जी वोट या एक बाहर का वोट बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि बूथ लेवल अधिकारी बहुत सशक्त होता है, पावरफुल होता है, समझदार होता है, क्योंकि वो हमारे समाज की रीढ़ को बनाने वाला होता है, मजबूत करने वाला होता है, शिक्षक होता है। और शिक्षक के पास भी पावर नहीं है। तमाम सारे दुनियादारी के देखो, तहसीलदार कितने गरियाते हैं बीएलओ को, जब मीटिंग लेते हैं कि इनको ये पता नहीं है कि वो तहसीलदार भी उसी मास्टर के द्वारा बनाए गए, उसी ने शिक्षा दी है, किसी ना किसी मास्टर ने ही शिक्षा दी है जब वो तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर बने। लेकिन नहीं, जो वाकई में क्रिएटर है उसका सम्मान न होना ही इस देश का दुर्भाग्य है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक सूचना और मैं दे दूं, आगे चर्चा चलती रहेगी। मुनि जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब था पिछले कुछ दिनों में। लगभग 17-18 घंटे के लिए वो आईसीयू में भी रहे, सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या थी। अभी फिलहाल संभवतः आज आ गए हैं डिस्चार्ज होकर घर पे, ठीक है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशान होने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा हम लोग उनको सीधे फोन करने से बचेंगे। और कल मुनि जी कुछ हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो ब्रिजेश जी, पवनजय भैया, थोड़ा सा आप लोग ये सलाह दीजिए, कल रविवार है, इसी समय हम लोग बैठें या कि थोड़ा सा पहले भी 4-5 बजे भी बैठ सकते हैं? कल किसी भी समय बैठ सकते हैं, जिस समय चाहेंगे। मेरे पास तो समय है, उसमें बाकी के साथी बता सकते हैं। मेरे ख्याल में इस परिस्थिति में तो मुनि जी की सुविधा अनुसार समय पूछ लिया जाए, क्योंकि वो 10-5 मिनट से ज्यादा कोई बात कहेंगे नहीं। हाँ, ज्यादा बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब वो कहना चाह रहे हैं, कुछ उनकी इच्छा थी आज ही रखने की, लेकिन मैंने कहा बाबा आज आप घर पहुंचोगे, पहुंचने के बाद क्या स्थिति रहे, तो आज ना रख के कल रखा जाए। ठीक है, कल ही रख लीजिए। तो क्या कल 4 बजे पवनजय भैया ठीक रहेगा? थोड़ा सा आपसे मैं और एक अलग से चाह रहा था। बिल्कुल ठीक रहेगा भाई, बाबा जब चाहें तब। बस ये है कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे 8 बजे तो आदत पड़ गई है तो ये याद आता है। तो अगर मैं ना रहूं तो मुझे आप फोन कर सकते हो। नहीं तो हमको लगता है कि 8 बजे ही अगर हम लोग रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ये जो था, क्योंकि सबका दिमाग उस हिसाब से, हम लोगों की जीवनचर्या भी इसी हिसाब से सेट हो चुकी है कि अड़ोसी पड़ोसी घर वाले भी जानते हैं कि 8 बजे ये बंदा मोबाइल लेकर बैठ जाता हाँ, 8 बजे इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, अपने काम में कीजिए। है। घर हाँ, वाले 8 बजे ठीक रहेगा। घर वाले भी जान गए हैं कि उस समय इनको मत छेड़ो। हाँ, पागल का नाम ही है, काहे छेड़े इनको। ठीक बात है। तो ठीक तो है। 8 बजे का कल 8 बजे ही ठीक रहेगा ना ब्रिजेश जी? आप जी ब्रिजेश भाई। हाँ, ठीक है, 8 बजे जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। नहीं नहीं, वो आप मुनि से बात कर लीजिएगा, जो आप समय घोषित कर देंगे हम उसे मान लेंगे। मैं मान बिल्कुल। लूंगा, और भी साथी कह ही रहे हैं। हाँ, मोटा मोटा चीजें क्लियर हो गई आज कि एक हम लोग 8 बजे भी कर सकते हैं, 4 बजे भी कर सकते हैं। कल मुनि जी से हम बात कर लेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा मैसेज डाल दिया जाएगा। बाकी भाई लोग अपनी चर्चा शुरू करें, वैसे समापन की तरफ है। 1-2 मिनट में किसी से प्रश्न हो या कोई आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया हो तो वह कह सकते हम एक बात कहना चाहते हैं। हैं। जी भाई साहब। अभी, हाँ, अभी जो जो वोट चोरी का शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या वह गलत नहीं है? यह कि जो मतदाता सूची पत्र की गड़बड़ी है, यह सब लोग समझते हैं कि आधुनिक जो तकनीकी व्यवस्था है उसमें वोट चोरी संभव नहीं है। और मतदाता सूची पत्र की गड़बड़ी कहना ज्यादा उचित है। और इसमें जो है कि प्रशासनिक तंत्र की चूक ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चुनाव आयोग भी कहीं थोड़ा बहुत उसमें जिम्मेदार माना जा सकता है। हम किसी मुद्दे को गलत यदि एंगल से जब देखते हैं या गलत ढंग से उसको प्रचारित करते हैं, तो बहुत से चीजें जो है कि साफ साफ नहीं हो पाती ठीक हैं। बात, ठीक पहले बात। हमको यह साफ कर लेना चाहिए
या वोट चोरी है कि मतदाता सूची पत्र की गड़बड़ी? एक अंतिम में एक बात और 1 सेकंड की है कि राहुल गांधी जी ने जिन संस्था के डाटा को लेकर के, जिन संस्था के रिसर्च को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो संस्था पहले ही माफी मांग चुकी है कि हमने गलत डाटा बनाए रखा, गलत डाटा दिया है, जिस पर उन्होंने कहा था कि नहीं 2 जगह वोट पड़ा है, 4 जगह वोट पड़ा। खैर, और कोई भाई अपनी बात बताए। समाप्त किया जाए भाई साहब? जी समाप्त कर सकते हैं। जी ठीक, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।